भैंसे के दौड़ने से धूल उड़ रही थी। तहजीब और बर्ड सांस रोके मुकाबले का आखिरी मरहला देख रहे थे। उनकी दुआएं कबूल होने का अब यही इम्कान रह गया था कि बिलफ्राजो भैंसे पर फैसला कुन वार करने में नाकाम हो जाए। बसूरत दीगर तहजीब और बर्ड के ख्याल में मेरी शिकस्त के इम्कानात रोशन हो जाते। जैसे ही भैंसा बिलफ्राजो के करीब आया, बिलफ्राजो ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला। उसका दायां हाथ फजा में बुलंद हुआ और फिर हम सब ने उसे भैंसे की गर्दन पर वो खूबसूरत वार करते देखा और सरबुरीदा भैंसा अपनी रफ्तार के बायस कुछ दूर तक यूं ही दौड़ता चला गया और फिर ज़मीबोज हो गया। बिलफ्राजो ने दोनों हाथ बुलंद करके अपनी फतह का ऐलान किया और तालियों की गूंज में अखाड़े से बाहर निकल आया। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, बिलफ्राजो वाकई बुल फाइटिंग का माहिर है, इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। लीक्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा, वो इंतहाई काहिल आदमी है, इसलिए उसने बुल फाइटिंग जैसे सुस्त खेल को अपने लिए मुंतखब किया। तहजीब ने कहा, वो तो अखाड़े से सुरखरू होकर निकला है, अब तुम अपनी खैर मनाओ, उससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करना आसान नहीं होगा। बर्ट ने कहा, मुझे चीफ पर फख्र है, माजी में भी कई बार इन्होंने ऐसे मौकों पर पांसा पलटा है जब किसी को भी इसकी तवक्को नहीं रही थी। तहजीब ने कहा, लेकिन इस बार ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता। आदमी को कभी भी सोचे समझे बगैर कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ही कामयाबी उसके कदम चूमे। मैंने कहा, कामयाबी कभी खुद से कदम नहीं चूमती तहजीब, इसके लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। वो बोली, तुम कितनी ही मुशक्कत क्यों ना करो, बुल फाइटिंग में स्पेन के कौमी चैंपियन को शिकस्त नहीं दे सकते। लीक्वान ने पूछा, क्या बुल फाइटिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम है? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने कभी बुल फाइटिंग का मुकाबला देखा ही ना हो। मैंने जल्दी से कहा, हरगिज नहीं मास्टर, ये तो काहिल लोगों का इजाद किया हुआ एक इंतहाई सुस्त रफ्तार खेल है। लीक्वान ने कहा, तब तो लोग इसे देखकर बोर होते होंगे। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं मास्टर, इसे देखने वाले भी काहिल होते हैं, इसलिए वो बोर नहीं होते। अचानक लीक्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन यहाँ मास्टर लीक्वान भी मौजूद है और वो बहुत बोर हुआ है, अब तुम्हें उसकी बोरियत का इजाला करना है। तहजीब और बर्ड बड़ी हैरत से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर लीक्वान इस खूनी खेल को सुस्त और बोर किस तरह करार दे रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि मैं उससे क्यों मुत्तफिक हो गया हूँ। ये बात उनके समझने की थी भी नहीं। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा मास्टर के इस खेल को तुम्हारे मयार तक पहुंचा सकूं। लीक्वान गुर्राया, कोशिश का क्या मतलब है? तुम्हें ये खेल सनसनीखेज बनाना होगा। वो खेल ही क्या जिसे देखकर रगों में खून की गर्दिश तेज ना हो जाए। मैंने बौखला कर कहा, तुम्हारे खून की गर्दिश भला कौन तेज कर सकता है लीक्वान? लीक्वान बड़बड़ाया, ये तो वक्त आने पर मालूम होगा। फिर वो अखाड़े की तरफ देखने लगा जहां से मुर्दा भैंसे को उठा दिया गया था, और अब वहां एक बार फिर अनाउंसर नजर आ रहा था। अनाउंसर ने कहा, मिस्टर बिलफ्राजो की मुनफरिद स्टाइल की बुल फाइटिंग से आप लोग महजूज हो चुके। अब मैं अली यार खान से दरखास्त करूंगा कि वो मुकाबला करने से कबल अपने बारे में खुद ही कुछ बता दें। मैंने अखाड़े में पहुंचकर उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। कहा, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, मैं बुल फाइटिंग से वाकिफ नहीं हूँ। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि आज से पहले मैंने बुल फाइटिंग का कोई मुकाबला देखा तक नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आज ये मुकाबला देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भैंसा बड़ा मजलूम जानवर है। मेरे इस तबसरे पर लोगों में चिमेगोइयां शुरू हो गईं और भिनभिनाहट की आवाजें उभरने लगीं। मैंने हाथ उठाकर लोगों को खामोश रहने का इशारा किया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इंसाफ का तकाजा ये है कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर किया जाए। ये तो सरासर जुल्म है कि निहत्ते भैंसे के मुकाबले में बुल फाइटर तलवार बदस्त हो। होना तो ये चाहिए कि भैंसे को भी कोई हथियार फराहम किया जाए ताकि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर हो सके। बिलफ्राजो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धाड़ कर बोला, तुम मुकाबले से बचने की कोशिश कर रहे हो? जब बुल फाइटिंग नहीं जानते तो चैलेंज क्यों किया था? मैंने कहा, मैं मिस्टर बिलफ्राजो से दरखास्त करूंगा कि पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद भी अगर उन्हें कोई एतराज हुआ तो मैं इसे पूरी तवज्जो से सुनूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि भैंसे को कोई हथियार फराहम कर दिया जाए, इसलिए कि भैंसा कोई हथियार इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लिहाजा इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि भैंसे के मुकाबले पर खाली हाथ उतरा जाए। अगर मिस्टर बिलफ्राजो को एतराज ना हो तो मैं खाली हाथ भैंसे का मुकाबला करूंगा। बिलफ्राजो को इस पर भला क्या एतराज हो सकता था, लेकिन उसने ये शर्त आयद कर दी कि मुकाबले का इख्तिताम उस वक्त होगा जब एक लाश गिर जाएगी। मैंने कहा, वो तो जाहिर है मिस्टर बिलफ्राजो, लेकिन चूंकि मैं बगैर किसी हथियार के भैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ, इसलिए वक्त की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुकाबला शुरू होने की घंटी बजेगी, लेकिन उसके बाद और कोई घंटी नहीं बजेगी। मैं जिस वक्त चाहूँ भैंसे पर कोई हलाकत खेज वार कर सकता हूँ। और हाँ, एक बात और,
मैं चूंकि सुर्ख कपड़े के इस्तेमाल से नावाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मिस्टर बिलफ्राजो को एतराज न हो तो मैं सुर्ख रंग का लिबादा ज़ेबतन कर लूँ। बिलफ्राजो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी हलाकत का पूरा सामान कर लिया था। उसकी दानिस्त में चंद मिनट के अंदर अंदर भैंसे का शिकार हो जाता, इसलिए कि भैंसा तो हर हाल में सुर्ख कपड़े पर हमलावर होता है, और मैंने चूंकि सुर्ख लिबादा खुद पहनने का इरादा किया था, इसलिए मेरा भैंसे की जद में आना यकीनी अमर था। चूंकि बिलफ्राजो को कोई एतराज नहीं था, इसलिए किसी और को भी कोई एतराज नहीं हो सकता था। मेरे लिए फौरन ही एक सुर्ख लिबादे का बंदोबस्त कर दिया गया। अभी मैं लिबादा पूरी तरह पहन भी नहीं पाया था कि लीक्वान अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, पहले तुमने दूसरों पर जालिम होने का इल्जाम आयद किया और अब खुद जो जुल्म करने जा रहे हो उस पर तुम्हें कोई नदामत महसूस नहीं होती? मैंने भी चीख कर कहा, मैं दुबदू भैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ मास्टर, इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। लीक्वान बोला, तुम लीक्वान के नाम पर बट्टा लगाने पर तुल गए हो। एक वक्त में सिर्फ एक भैंसे से मुकाबला करते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैंने एहतजाज किया, एक भी बहुत है मास्टर, एक आदमी के लिए एक भैंसा भी बहुत होता है। लीक्वान बोला, आदमी के लिए होता होगा, तुम आदमी के साथ साथ लीक्वान के शागिर्द हो, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं? मैंने कहा, ठीक है मास्टर, तुम्हारे इसरार पर मैं एक साथ 2 भैंसों का मुकाबला करूंगा। मैंने ऐलान किया और ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। लेकिन तालियों की गूंज खत्म होते ही लीक्वान फिर बोल उठा, यहाँ ना तो नीलामी हो रही है और ना ही कोई सौदेबाजी हो रही है, तुम एक एक करके तादाद क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, क्या कह रहे हो मास्टर, 2 भैंसे कम नहीं होते। हम दोनों इतनी बुलंद आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी आवाजें हर एक तक पहुंच रही होंगी। लीक्वान ने दबंग अंदाज में कहा, तुम्हें उन 4 भैंसों से बैक वक्त मुकाबला करना होगा। मैंने कहा, ये ज्यादती है मास्टर, बगैर किसी हथियार के 4 भैंसों से मुकाबला करूंगा तो ये मेरा कचूमर बनाकर मार देंगे। लीक्वान ने गुस्सीले अंदाज में कहा, तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारा कचूमर बना दिया जाए। सिर्फ 4 भैंसों से खौफजदा होकर तुम जिस बुजदिली का मुजाहरा कर रहे हो उसके पेश नजर तुम इसी के मुस्तहिक हो। मैंने कहा, मैं बुजदिल नहीं हूँ मास्टर, मैं साबित करूंगा कि मास्टर लीक्वान का शागिर्द बुजदिल नहीं हो सकता। मैं इन 4 भैंसों का बैक वक्त मुकाबला करूंगा, खा मेरा अंजाम कुछ ही क्यों ना हो। ग्राउंड में सन्नाटा तारी हो गया, हर शख्स को सांप सूंघ गया था। फिर इस सुकूत को तहजीब की आवाज ने तोड़ा। वो हिज़यानी अंदाज में चीखी, ये साजिश है, ये लोग अली को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। मैंने बुलंद आवाज में कहा, इन आखिरी लम्हों में मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो तहजीब, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करो। मैं पलट कर चलता हुआ अखाड़े के वस्त में पहुंच गया और दोनों हाथ बुलंद करके इशारा किया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इस दौरान मैं 4 कटहरों के दरवाजे पर एक एक आदमी पहुंच चुका था। मुकाबला शुरू होने के लिए घंटी बजी और उन 4 ने एक साथ कटहरों के दरवाजे खोल दिए। मैंने सुर्ख लिबादा पहन रखा था, जिसे देख देख कर भैंसे पहले ही बेकाबू हो रहे थे, इसलिए दरवाजा खुलते ही उन्होंने मेरी तरफ रुख किया। 4 बिखरे हुए भैंसे 4 मुख्तलिफ समतों से मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़ते चले आ रहे थे। मैं उन 4 से यकसां फासले पर था और मुझे बेक वक्त उन 4 पर नजर रखने में दुश्वारी हो रही थी। 4 के सर झुके हुए थे, वहशी भैंसों के दौड़ने से धमक पैदा हो रही थी और मिट्टी के गोया बादल से उड़ रहे थे। इस कदर धूल उड़ रही थी कि शायद मैं तमाशाइयों की नजरों से ओझल हो गया हूँगा। मैं पूरी तरह मुस्तैद था। अगर मैं उन्हें डॉज देने की कोशिश करता तो ये मुमकिन न होता। वो 4 थे और मैं अकेला, और उन 4 को एक ही वक्त में मुझ तक पहुंचना था। एक वक्त में 4 भैंसों को डॉज देना अमलन नामुमकिन था। अगर मैं ये हिमाकत करता तो किसी न किसी भैंसे की जद में आकर अपनी पसलियां तोड़वा बैठता। मुझे मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करना थी, जिसका तायुन मैं पहले ही कर चुका था। 4 भैंसे तूफानी रफ्तार से दौड़ते हुए मेरे इतने नजदीक आ गए कि उनका और मेरा तसादुम यकीनी हो गया। तो मैं दोनों पैरों पर वजन डालकर पूरी कुव्वत से उछला और फजा में कई फुट बुलंद होने के बाद उनसे कुछ फासले पर जा गिरा। 4 भैंसों के सर पूरी कुव्वत से आपस में टकराए थे, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ था। सुनने वालों के दिल दहल गए होंगे। अखाड़े में इस कदर धूल उड़ रही थी कि किसी को कुछ नजर नहीं आ सकता था। सब यही समझे होंगे कि मैं इस तसादुम में काम आ गया हूँ, जिसका अंदाजा इस बात से होता था कि लोगों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गई थी। तहजीब की दिलखराश चीख सब पर हावी थी। मैं जमीन पर गिरते ही उछल कर खड़ा हो गया। 3 भैंसे आपस में लड़ पड़े थे, जबकि चौथा इंतहाई इश्तियाल के आलम में मेरी तरफ पलटा था। वो खूंखार अंदाज में मुझ पर झपटा। वो मेरे सुर्ख लिबादे के परखचे उड़ा देना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि उस पर क्या कयामत गुजरने वाली है। मैं भैंसे से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मुझ पर हमलावर होते वक्त उसकी रफ्तार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी। ताहम उसका अंदाज बड़ा खूंखार था। मैंने अपने जिस्म को दाईं समत झकोला दिया। भैंसे का रुख भी मेरी हरकत के साथ साथ तब्दील हुआ था
मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को बाईं समत हटा लिया। भैंसा डॉज खा गया था, मगर इस कदर काफी नहीं था। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और भैंसे की पीठ पर सवार हो गया। ये एक निहायत मुश्किल काम था। भैंसे के जिस्म में तो बिजलियां सी भरी हुई थी, उसकी पुश्त पर सवार रहना तो करीब करीब नामुमकिन काम था। ताहम मैंने उसकी गर्दन से चिमटते हुए उसके दोनों सींग पकड़ लिए। अब कम से कम वो मुझे आसानी से अपने ऊपर से नहीं गिरा सकता था। इस अचानक उफ्ताद पर भैंसा बुरी तरह बौखला गया। वो पूरे अखाड़े में बुरी तरह दौड़ता फिर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी गर्दन झटक कर मुझे गिरा देने की कोशिश में भी मसरूफ था। जो कुछ उस पर गुजर रही थी उसकी तो उसे ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, लेकिन उसकी हैवानी जबिल्लत उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो जानता था कि सिर्फ इसी तरह वो इस बला से पीछा छुड़ा सकता है जो उसकी पुश्त पर सवार है। तीनों भैंसे आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। अखाड़े में उड़ती हुई धूल इस हद तक छट गई थी कि अब तमाशाई अहाते के अंदर होने वाली अफरा तफरी बखूबी देख सकते थे। मुझे भैंसे की पुश्त पर सवार देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा। वो मंजर हर एतबार से नाकाबिले यकीन था। अव्वल तो मेरा जिंदा बच जाना ही उन लोगों के लिए नाकाबिले फहम था। जिस शख्स पर 4 मुख्तलिफ समतों से 4 बिखरे हुए भैंसे हमलावर हुए, वो न सिर्फ बच गया था बल्कि एक भैंसे की पुश्त पर सवारी भी कर रहा था। बुल फाइटिंग की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था। इससे पहले किसी बुल फाइटर ने किसी भैंसे पर सवारी नहीं की होगी। भैंसे की वहशियाना जिद्दोजहद के बावजूद खुद को भैंसे की पुश्त पर बरकरार रखना उस वक्त मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा महसूस हो रहा था, और मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि ये कारनामा अंजाम देने के लिए ली कुआन का शागिर्द होना बेहद जरूरी था। अगर 6 माह कबल मैंने ये हिमाकत की होती तो मुझे इसका खमियाजा अपनी टूटी हुई हड्डियों की सूरत में भुगतना पड़ता। भैंसा चारों पैरों पर उछल रहा था, गर्दन झटक रहा था और साथ साथ अखाड़े में चक्कर भी लगाता जा रहा था। वो हर कीमत पर मुझे अपनी पुश्त से गिरा देना चाहता था और मैं उसकी कोशिशें नाकाम बनाने में अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ किए दे रहा था। इस जद्दोजहद में मेरे जिस्म का एक एक जोड़ हिल कर रह गया था, लेकिन ये बहुत जरूरी था। जो कुछ मैं करना चाह रहा था उसके लिए भैंसे की पुश्त पर सवारी गांठना लाजिम था। बस सूरत दीगर मैं 4 भैंसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस शदीद जद्दोजहद के दौरान भी मेरे हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि हर शख्स दम बखुद है। वो एक नाकाबिल यकीन मंजर देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि इस भयानक जद्दोजहद का अंजाम क्या होगा। मेरे कानों तक तहजीब की हिज़यानी चीखें भी पहुंच रही थीं, लेकिन वहां किसे इतनी फुर्सत थी कि तहजीब की तरफ तवज्जो देता। हर एक को यही फिक्र लाहक थी कि कहीं उसकी पलक न झपक जाए और वो एक नाकाबिल फरामोश मंजर देखने से महरूम न रह जाए। मुकाबले की नौयत ऐसी थी कि किसी भी लम्हे कोई बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता था। लड़ते लड़ते तीनों भैंसों को अचानक ख्याल आया कि उनका हदफ तो कुछ और है, इसलिए उन्होंने अचानक ही लड़ना मौकूफ कर दिया था और मेरी तरफ सरपट दौड़ पड़े थे। मैं जिस भैंसे पर सवार था उस वक्त वो अखाड़े की चौबी बाड़ के नजदीक था। उसने अचानक ही अपनी गर्दन को बड़ा जोरदार झटका दिया और मुझे फजा में कई फुट ऊपर उछाल दिया। मैं फजा में उड़ती हुई चौबी बाड़ के कोई 20 फुट बाहर जाकर गिरा। अच्छा ये हुआ कि कोई तमाशाई मेरी जद में नहीं आया। लोगों के मुंह से एक बार फिर चीखें निकल गईं। कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुस्तरिबाना अंदाज में उठ खड़े हुए थे। तमाशाइयों में हलचल मच गई थी। उनके ख्याल में मैं या तो दम तोड़ चुका था या किसी भी लम्हे दम तोड़ने वाला था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि मेरा बाल भी बीका नहीं हुआ है। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनके लिए सनसनीखेजी के बहुत से दर तो अभी वाक़िए ही नहीं थे। जमीन पर गिरते ही मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। न सिर्फ उठा बल्कि उठकर अखाड़े की तरफ दौड़ भी लगा दी। मेरी तरफ बढ़ते हुए लोग काई की तरह छट गए। चंद लम्हों के लिए तमाशाइयों के दरमियान में आ जाने की वजह से मैं भैंसों की नजरों से ओझल हो गया था, इसलिए वो कदरे पुरसुकून हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैं उठकर अखाड़े की तरफ दौड़ा उन्होंने मुझे देख लिया और एक बार फिर मुश्तइल हो गए। मेरे जिस्म पर मौजूद सुर्ख लिबादा उनके इश्तियाल का बायस था। एक भैंसे ने इश्तियाल के आलम में चौबी बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और मेरी तरफ दौड़ा। भैंसे के चौबी बाड़ से बाहर निकलने के बायस तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। वो मुखालिफ समतों में भागे थे, इसलिए भैंसे के वास्ते मैदान साफ हो गया था। भैंसे के बाहर निकल आने की वजह से मेरे लिए अखाड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं रह गया था। बकिया तीनों भैंसे भी बाड़ फलांगने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ आते हुए भैंसे से बचने के लिए पलटकर मुखालिफ समत में दौड़ लगा दी। बिफरा हुआ भैंसा मेरे पीछे लग गया। इसी असना में बकिया तीनों भैंसे भी इसी तरफ कूद आए थे और मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े थे। भारी भरकम खूंखार भैंसों के दौड़ने से जमीन लरज रही थी
और गर्द के बादल उड़ रहे थे। चारों भैंसे उन बादलों के आगे थे और भैंसों से आगे मैं था। ली कुआन की मेहनत कारगर साबित हो रही थी। मैं रफ्तार का भरपूर मुजाहिरा कर रहा था। भैंसे मुझ तक पहुंचने में नाकाम थे। भैंसे मेरे ताक़ुब में दौड़ते रहे। जमीन लरसती रही जहां तक कि ग्राउंड खत्म हो गया। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने जरा सा चक्कर काटा और वापस अखाड़े की तरफ दौड़ने लगा। मुझ तक न पहुंच सकने के बायस चारों भैंसे पागल हुए जा रहे थे। उनकी सांसें फूलने लगी थीं, जिसका अंदाजा उनके जोर जोर से हाँपने की आवाजों से बखूबी हो रहा था। तमाशाई जिनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो यहाँ कराटे सीखा करते थे, भैंसों को खुद से दूर होते देख कर रुक गए थे। लेकिन जब मैंने पलटकर दोबारा अखाड़े की तरफ दौड़ना शुरू किया तो एक बार फिर हलचल मच गई। वो गिरते पड़ते भागे। बिफरे हुए भैंसे की जद में आना किसी को भी गवारा नहीं था। कैमरामैन अलबत्ता बदस्तूर अपने काम में मसरूफ था। वो तमाशाई नहीं थे। इस मुकाबले की कवरेज करना उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान खा उनमें से किसी की मौत भी क्यों ना वाक़ हो जाती, मगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता था। उस जजीरे में अपने फराइज की बजा आवरी से गफलत बरतने की सजा मौत थी। मैं नशिस्तों के दरमियान घुस गया। तमाम नशिस्तें खाली पड़ी थीं। इंतहा ये कि ली कुआन तक मौजूद नहीं था और बिल फ्राजो भी गायब था। मैं उन दोनों के भाग जाने की वजह से वाकिफ था। ली कुआन महज इसलिए वहां से हट गया था कि कहीं उस पर मेरी मदद करने का इल्जाम न आयद हो जाए, और बिल फ्राजो जो स्पेन का साबिक कौमी चैंपियन था, आम लोगों की तरह अपनी जान के खौफ से भाग गया था। वो सिर्फ अखाड़े में ही बुल फाइटिंग कर सकता था। अखाड़े से बाहर किसी बिफरे हुए भैंसे का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। नशिस्तों के दरमियान से अखाड़े की तरफ दौड़ते हुए अखाड़े के नजदीक पहुंचकर मैंने एक तवील जस्त लगाई और अखाड़े के अंदर जा गिरा। भैंसे कुर्सियों में उलझ कर रह गए थे, ताहम इश्तियाल के आलम में वो सब कुछ जेरो जबर कर देने पर तुल गए थे और कुर्सियों को रौंदते हुए बढ़ते चले आ रहे थे। सबसे आगे वाला भैंसा पूरी कुव्वत से चौबी बाड़ से टकराया और तड़ाख की जोरदार आवाज के साथ चौबी बाड़ टूट गई। मैं पलटकर दूसरी तरफ भागा और दूसरी तरफ से बाड़ के बाहर कूद गया, मगर भैंसे पागल हो रहे थे। उन्होंने उस तरफ की चौबी बाड़ भी तोड़ डाली और ग्राउंड में एक बार फिर मेरे और भैंसों के दरमियान मुसाबिकत शुरू हो गई। भैंसा न सिर्फ बहुत ताकतवर और तेज रफ्तार होता है, बल्कि फुर्तीला भी होता है। यही वजह है कि तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए भी वो सुर्ख कपड़े के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील कर लेता है। लेकिन मैंने उन चारों भैंसों को जिस सूरत हाल से दो चार कर दिया था, वो उनके लिए कतई अजनबी थी। उन्हें एक ऐसे टारगेट का पीछा करना पड़ रहा था जो उनसे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार था। भैंसे का इस्तेयाल उसी वक्त बढ़ता है जब वो बार बार नाकाम होता है और टारगेट उसे अपनी दस्तरस में दिखाई देता है। वो बार बार पलट कर वहशियाना अंदाज में अपने हदफ पर हमला करता रहता है। वो इस चीज का आदी होता है। जहां सूरत हाल ये हो गई थी कि मैंने उन्हें एक बार फिर डॉज नहीं दिया था, बस वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश किए जा रहे थे। मुझे मालूम था कि जल्द ही उनका जोशो खरोश मांद पड़ जाएगा। ली कुआन ने मेरी तरबियत इस कदर सख्त की थी कि मैं मजीद 2-3 घंटे इसी रफ्तार से दौड़ सकता था। ग्राउंड के दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते भैंसे बुरी तरह हाँप चुके थे और उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह थी कि जब मैंने एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर अखाड़े का रुख किया तो भैंसे रुक गए। वो मजीद मेरा ताकुब करने पर आमादा नहीं थे। उन्हें रुकते देख कर मैं भी रुक गया। सबसे पहले मैंने कैमरों की तरफ निगाह की। 2 कैमरों का रुख मेरी तरफ था और बकिया 2 का रुख मुखालिफ समत में था, जहां ग्राउंड के इख्तिताम पर बनी हुई बैरकों के पास तमाम लोग जमा थे, ताकि बिगड़े हुए भैंसे इस तरफ का रुख करें तो वो लोग बैरकों के कमरों में पनाह ले सकें। मुझे उन लोगों के खौफ पर हंसी आ गई। मैंने पलटकर भैंसों की तरफ देखा। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और पेट बड़े जोर से फूल और पिचक रहे थे। वो चारों बराबर बराबर खड़े थे। उनका मुझ पर झपटने का कोई इरादा नहीं था, ताहम उनकी निगाहों में अब भी गजबनाकी मौजूद थी। इसका मतलब था कि वो अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे और मुझे ये बात गवारा नहीं थी।